इंडस्ट्रियल आर्टिकल्स के बारे में क्या ख्याल है? आप लोग पेपर जिस दिन आखिरी देंगे उस दिन आपने शाम का इंतज़ार करना है। शेरशाह कैंपस में रूम नंबर 301 में हम एक लंबी चौड़ी सी काउंसलिंग रखते हैं उसमें। और अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना है CA मेंटोर, ये चैनल है। असल में पहले यूट्यूब अलाउ नहीं करता था एक डिफरेंट नाम रखना, तो वो आतिफ आब्दी मेरा गूगल का अकाउंट था, तो आतिफ आब्दी ही चैनल का नाम था। हाँ, तो अभी मैं उस चैनल को चाहता था CA मेंटोर। अच्छा, मैंने CA मेंटोर किया तो बच्चों ने कहा सर आपका चैनल गुम हो गया, मिल नहीं रहा। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि बच्चे मेरे नाम से सर्च कर रहे हैं, तो CA मेंटोर ब्रैकेट में लिखा है आतिफ आब्दी एंड अदर टीचर्स, ताकि आतिफ आब्दी से भी सर्च हो जाए, टीचर से भी सर्च हो जाए, CA से भी सर्च हो जाए। तो CA मेंटोर नामी एक चैनल है, आप आतिफ आब्दी लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया हुआ है। उसमें जाएंगे, एक जोन बना हुआ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन, उसमें इंडक्शन काउंसलिंग, रोड टूवर्ड्स इंडक्शन के नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे बिग 4 वर्सेस अदर फर्म वाला क्या मसला है, इंडस्ट्री में जाएं या फर्म में जाएं, उनके क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं, आर्टिकल्स का प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई कैसे करना होता है, CV की क्या बातें हैं, इंटरव्यू की क्या बातें हैं, अप्रोच कैसे चेंज करनी है, ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। लेकिन आइडियली इस वक्त आपका उससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, इस वक्त हमने पेपर पे फोकस करना है। वो सेशन हम नॉर्मली पेपर्स की बात कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा भी हमने मार्च को, जब आप ऑडिट का पेपर जिस दिन हुआ उससे अगले दिन FR1 का पेपर होना था, तो जिस दिन आखिरी ICAP का पेपर हुआ था उसी दिन हमने यहाँ पे शाम में 4 बजे 3 बजे के आसपास एक सेशन किया था, और उसमें जितने भी लोग आए थे उन सबको वो गाइडेंस दी थी। चूँकि इस दफ़ा हमारे पास कैमरे वाली फ़ीचर भी मौजूद था, तो हमने उसको ऑन कैमरा बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया और उसको यूट्यूब पे डाल भी दिया। बल्कि वहाँ से वो बीच में वो एक सैलाब वालों के लिए भी मैंने बीच में थोड़ी सी आवाज़ उठाई, तो वो वीडियो में से हमें एक अच्छा क्लिप मिल गया, तो वो क्लिप भी भेज के हमने स्टूडेंट से अच्छी डोनेशंस वगैरह भी इकट्ठी करके और बहुत सारे जगह पे बहुत अच्छा सामान भी भिजवा दिया। आपको सुन के हैरत होगी कि जो मैं कहता हूँ ना स्टूडेंट्स को कि 100 रुपये पर वीक, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है या देखी है वो वीडियो, 100 रुपीज़ पर वीक डोनेशन भी आप दें तो काम चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बड़े बाकायदगी से 100 रुपीज़ पर वीक डोनेशन देते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप इदारों को दें, वो कहते हैं हमें उन पर भरोसा नहीं, आपको अकाउंट बताएं। हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन फिर भी एक आध अकाउंट हम अगर बताएं तो उसमें तकरीबन को 2-3 हफ्ते में 7-8 लाख रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। इतनी पावर है 100 रुपये में भी। 100 रुपीज़ पर वीक अगर मुसलसल दें और सारे लोग दें तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है। ये वाली वीडियो भी उसमें मिल जाएगी, जिसमें मैंने ये 100 रुपये पर वीक वाली डोनेशन और अलखिदमत फाउंडेशन और JDC के बैंक अकाउंट दिए हैं कि जी आधे पाकिस्तान को JDC कवर कर रहा है, आधे पाकिस्तान को अलखिदमत वाले कवर कर रहे हैं, और ये 2 इदारे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो खैर, अब वापस इधर आते हैं। अब हम पढ़ाई की बात करनी, मैं सिर्फ टाइम गुजार रहा था बच्चों के आने तक का, ये आखिरी बात है। इसमें क्या करके जाते हैं अगर? ठीक है, ये आपने सवाल लाजमी पूछना है मेरे से उस दिन, ठीक है? उस दिन आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का, कभी कभी 1.5 घंटे का सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। आपने भी याद रखना है, ठीक है? मुझे आप कभी भी ज़िंदगी में मिले तो मैं भी याद रखूँगा कि आपने उस दिन मेरे से वो सवाल पूछा या नहीं पूछा। तो पता है, सही चीज़ सही वक्त पे मज़ा देती है। हम ज़िंदगी इंजॉय नहीं करते। जब अय्याशी वाला टाइम है तो उस वक्त बैठ के मुसीबत को सोच रहे हैं, और जब उधर पहुंचे होंगे तो सोचेंगे यार वो बड़ा मज़े का टाइम था, आराम से कभी भी घूमने फिरने निकल जाते थे, जब दिल करता था पढ़ना शुरू कर देते थे। आप आज का फेज़ एंजॉय करें, सूनर और लेटर फर्म में तो जाना ही है। तो ये जो आपकी आखिरी आज़ादी वाले दिन है, आप इनको एंजॉय करें। देखें ना, वो भाई जो है वो अभी कैद से आए हैं, तो वो जो है उनसे पूछें आज़ादी की क्या कीमत होती है। वैसे आपने बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला किया, आपको बड़ी देर बोर होना पड़ेगा। ले जी, हमारे पास पेपर्स के सवाल। माइक, वो वाला माइक। हाँ जी, ये तो चले नहीं जरा जी। कौन सा दूसरा माइक? इससे उनका काम हो जाएगा, ठीक है? तो इन बेचारों का क्या कसूर? हुए चल पड़ा, वाह जी वाह। आज पूरे दिन में इतनी बेहतर आवाज़ नहीं आई। नसीब। होल्डिंग सब्सिडी की बातें याद हैं किसी को? होल्डिंग सब्सिडी में आपको 3 निशानियां पता लगती थी। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की आधे ज़्यादा शेयर्स खरीदे हुए तो वो होल्डिंग बन जाएगी। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का कुछ ऐसा किया है कि आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर उसके पास आ गई है,
और तीसरा ये है कि आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी है। अब जहन में ये रखना है कि जो शेयर होल्डिंग वाला पॉइंट है उसमें प्लस करना होता है। अगर आपके पास एक कंपनी के 40% शेयर्स हैं और आपकी कोई किसी और सब्सिडरी के पास उसके 11% शेयर्स हैं, तो आपके 40 जमा उसके 11 मिला के 50 से ऊपर हो गए तो भी वो आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो एक तो कंपनियों का रिलेशन आपको होल्डिंग सब्सिडरी का पता होना चाहिए, दूसरा एसोसिएट का रिलेशन पता होना चाहिए। ऑल्दो आप लोगों ने कैफ 7 में पढ़ा हुआ है और आप लोगों ने रट्टे मारे हुए हैं, तो शायद आप लोगों को जो है वो मतलब सूरज को चराग दिखाने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी मैं जो है वो ज़्यादा भरोसा नहीं करूं। 4 तरह के केसेस में 2 इदारे आपस में एसोसिएट कहलाते हैं। नंबर 1, अगर उनका रिलेशन होल्डिंग सब्सिडरी हो तो हमेशा एसोसिएट होते हैं। नंबर 2, अगर वो कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, 2 इदारे जिनके टॉप पे एक ही कंपनी बैठी हुई है, एक ही सेटअप बैठा हुआ है जो दोनों को चला रहा है, तो वो एसोसिएट होते हैं। नंबर 3, अगर एक मुदारबा कंपनी है और दूसरा वो मुदारबा है जिसको वो चला रही है। बड़ी लंबी चौड़ी कैफ 7 में बहसें होती हैं इस पे। इस वक्त हमारा मकसद इस डेफिनेशन की गहराई में उतरना नहीं है, सिर्फ एक रीकैप देना है। तो अगर एक मुदारबा कंपनी हो जो कि एक इस्लामिक बिजनेस मुदारबा नाम का चला रही है, तो वो इस्लामिक बिजनेस मुदारबा और वो कंपनी जो उसको चला रही है वो आपस में एसोसिएट होते हैं। और चौथी सबसे खूबसूरत शर्त है जिसमें एक कॉमन बंदा आता है, वो एक कंपनी में कोई ताल्लुक होता है उसका और उसी बंदे का दूसरी कंपनी में ताल्लुक होता है। ताल्लुक क्या होता है? वो कंपनी भी हो सकती है, इदारा भी हो सकता है। 4 ताल्लुक। आप एक जगह ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो या 20% या उससे ज़्यादा के मालिक हो। वही शख्स किसी दूसरे इदारे में ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का मालिक हो, तो उस एक बंदे की वजह से वो 2 इदारे आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। मैं एक पार्टनरशिप में पार्टनर हूं और एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो ये कंपनी और ये पार्टनरशिप आपस में, मैं एक कंपनी के 25% शेयर्स खरीद के बैठा हूं और दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो ये दोनों आपस में एसोसिएट। यानी एक ही बंदा अगर दोनों जगह इन 4 में से किसी भी पोजीशन पे बैठा हो तो वो दोनों इदारों को एसोसिएट करवा लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि मैं एक जगह डायरेक्टर हूं और दूसरी जगह शेयर होल्डर, डायरेक्टर का रूल अप्लाई नहीं करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे। कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो बाहर से आते हैं, सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं और चले जाते हैं। ये इन्फ्लुएंस नहीं करते ज़्यादा, यानी कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इतना। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तो खैर है। अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर हूँ तो भी मेरी वजह से एसोसिएट का रिश्ता नहीं बनेगा। मैं अगर एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ और दूसरे में गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर हूँ तो ये दोनों आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। मैं एक जगह डायरेक्टर हूँ, दूसरी जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, तो दोनों एसोसिएट नहीं बनेंगे। मैं 2 जगह डायरेक्टर हूँ, सादा वाला, तो दोनों का आपस में एसोसिएट का रिश्ता बन जाएगा। तो एसोसिएट का रिश्ता 2 तरह के डायरेक्टर्स नहीं डेवलप करवा रहे। कौन से? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर। फिर इसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ये जो 20% वाला रूल है ना कि 20% से ऊपर होगा तो वो इदारे एसोसिएट हो जाएंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट्स में इजाज़त नहीं है, जैसे CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास पाकिस्तान की बेतहाशा कंपनियों के आधे से ज़्यादा शेयर्स पड़े हुए होते हैं। तो CDC की वजह से हम कंपनी को एसोसिएट नहीं कहेंगे कि CDC पास उस कंपनी की भी शेयर्स पड़े, उसकी भी पड़े, चलो जी दोनों एसोसिएट हो गए। मैं नॉर्मली कहता हूँ यूँ तो पूरा पाकिस्तान बहन भाई बन जाएगा कि अगर CDC की वजह से करेंगे। इसी तरह से पुराने ज़माने में गवर्नमेंट की कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये कंपनियाँ पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स खरीद लेती थी। तो ऐसा हो सकता है कि इन कंपनियों के पास 200 से ज़्यादा कंपनियों के 20-20% शेयर्स हों, तो वो सारी कंपनियाँ आपस में एसोसिएट नहीं हो जाएंगी। तो ये चंद एक्सेप्शन और चंद बातें हैं जो पुरानी आपको माजी से याद करवाई हैं। डन। कल हमने जितनी डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी, कल उसके बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहे। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर हम पास पेपर्स की दुनिया में एंटर होते हैं। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 9 कंफ्यूज कर रहे हैं, इसमें रिलेशन होता है जिसमें ये पर्सन इंडेप्टेड टू कंपनी। ठीक है, सही है। सर ये जो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है जिसमें उसका बिजनेस रिलेशन। हाँ, तो एक जगह एक बंदे ने लोन लिया हुआ है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ दैट बिजनेस। उस बिजनेस का अगर नॉर्मल काम लोन लेना देना है और आप उससे लोन ले लें तो फिर कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ बिजनेस है, दूसरे हम कह रहे हैं कि एक कंपनी से आपका बिजनेस का कोई रिलेशन है और वो ऐसा रिलेशन है जो उसके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। आप उसके नॉर्मल बायर एंड सेलर नहीं है, आपका उसके साथ कोई अदर देन दैट स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन है जो नॉर्मल से हटके है, तो आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जी ठीक है।
असल में ऑल पार्टनर्स लिखने का मतलब ये है कि हम सारे पार्टनर्स को काउंट कर रहे हैं इसमें, यानी कि सारे पार्टनर्स को देखेंगे। कोई भी पार्टनर अगर शेयर रखता होगा तो फिर आप फंस जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे पार्टनर्स ने शेयर खरीदे हुए हों। ये ऑल पार्टनर्स में आता है कि ऑल पार्टनर्स जो है ना वो हमारे उसमें आ जाएंगे कटहरे में। असल में थोड़े बहुत का तो चक्कर ही नहीं है, एक शेयर से भी डिस्क्वालीफाइड, चक्कर ही परसेंटेज तो पता ही नहीं है, एक शेयर से भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी में है कि वो जो शेयर आप वो बता रहा है कि एसोसिएट या उस कंपनी के नाम हो, ठीक है, लेकिन ऑडिट का तो डायरेक्टली नहीं होता है एसोसिएट का भी। समझें? हाँ, तो ऐसे ही है, हमने ये मना नहीं किया कि आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो तो आप उसकी एसोसिएट को ऑडिट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इस रूल ने क्या कहा? इस रूल ने कहा अगर एक कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं या उसके एसोसिएट के शेयर्स हैं तो आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। किसके शेयर्स हैं? इस कंपनी के या इसके एसोसिएट के? शेयर्स किसके हैं आपके पास? एसोसिएट के। ऑडिट किसका नहीं कर सकते? कंपनी का। तो ये उल्टा भी तो पड़ा जाएगा। तो कंपनी में शेयर हुए तो एसोसिएट को ऑडिट नहीं कर सकेंगे, एसोसिएट में शेयर हुए तो कंपनी को ऑडिट नहीं हो सकेगा। इसका मतलब है कि शेयर अगर आपके पास है तो आप कंपनी एंड एसोसिएट दोनों में डिस्क्वालीफाई। जो अगर ए बी का एसोसिएट है तो बी भी ऑटोमेटिकली ए का एसोसिएट बन जाता है। तो ये शेयर वाला रूल एसोसिएट पे लाजमी अप्लाई करेगा। जी, राइट्स और ड्यूटीज़ तो क्राइम कर ली उन्होंने कहा, जो सोखा काम है वो तो मैंने निपटा दिया। ठीक है जी जी, देखिए इसको हाँ याद करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि पेपर में आप भूल ना जाएं कि ये हाँ ये इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब हम आज पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपका जो है वो दिमाग बहुत घूम जाएगा, आप कहेंगे सर बहुत हो गई है, अब कल कुछ नया पढ़ते हैं। तो अगले दिन नया पढ़ेंगे और फिर आप लोगों में से कुछ ने कहा जी सैटरडे वाले दिन टेस्ट से हमें पिछले वीक बड़ी तकलीफ़ हुई, तो सैटरडे को फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। वो वाली प्रैक्टिस जिसमें वो नहीं था एक सवाल पहले सॉल्व भी होगा, उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी और कुछ मज़ीद प्रैक्टिस होगी, और फिर मंडे को एक तूफ़ानी सा टेस्ट हो जाएगा। तो आज हम अब बस ये आखिरी डिस्कशन थी, अब हम पास पेपर्स की तरफ जाने लगे हैं, जब तक आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए। एक भाई ने कहा सैटरडे ऑन, सैटरडे ऑडिट में तो ऑन होता है, वो कंपनी लॉ बी लॉ छोटे सब्जेक्ट हैं उसमें ऑफ होता है, ऑडिट में ऑन होता है। हाँ, लेकिन अगर टेस्ट या डिस्कशन स्पेशल वो हो तो हो सकता है आप उसे ऑफ डे काउंट करें, लेकिन मैं टेस्ट डे को ऑन डे काउंट करता हूँ। मेरे वो एक प्रैक्टिस डे होता है और मुझे यकीन माने बड़ा बुरा लगता है कि मैं डंडा पकड़ के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि कौन बच्चा टेस्ट देने आया है और वो इस तरह से करके। तो जब टेस्ट हो रहा होता है तो मुझे लगता है कि उस दौरान यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ अपने मोबाइल पे मैसेजेस ही चेक कर रहा हूँगा, तो उससे बेहतर है कि मैं उस दौरान को और अच्छा काम कर लूँ। कहेंगे तो मैं बैठ भी जाया करूँगा डंडा पकड़ के। जी, हो जाए सवालों से टक्कर। थोड़ा सा सवालों की शक्ल देखते हैं कैसे दिखते हैं। कुछ तो बड़े मासूम से भोले वाले से दिखते हैं। अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हैं और इसमें इमीडिएट पीछे वाला जो अटेम्प्ट होती है वो इसमें शामिल नहीं होती। जैसे ऑटम 21 है तो इसका मतलब है स्प्रिंग 22 में इसका सवाल नहीं आया होगा। ऑटम 22 का सवाल किताब जो नई वाली आपको मिलेगी उसके एंड पे अटैच हुआ हुआ होगा। वो अगेन जिन लोगों को मिल गई है किताब उनको जल्दी मिल गई, उनको एक फ़ायदा हो गया कि जल्दी मिल गई। जिनको नहीं मिली उनको ये नुकसान हुआ कि अभी नहीं मिली, लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि उनको थोड़ी सी और अपडेटेड किताब मिल जाएगी। थोड़ी सी और अपडेटेड का मतलब है कि एक अटैम्प्ट के मज़ीद पास पेपर्स सोल्यूशंस वो ऐड हो जाएंगे बीच में। नहीं जी, और हमारा ये एरो भी काम कर रहा है, कमाल हो गया, और ये भी काम कर रहा है। तो कुछ सवाल तो हमें छोटे छोटे भी लग रहे हैं, देखने लगे आ तो। Harris & Company Chartered Accountant was appointed as auditor of Cactus Private Limited for year ended 31 दिसंबर 2021. Harris, the only audit partner of Harris & Company, passed away on 5 सितंबर 2021. आप ऑडिट कौन से ईयर का कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2021 का ईयर है जिसका ऑडिट कर रहे हैं। तो आप अपॉइंट कब हुए होंगे भला? पिछले साल अपॉइंट हुए होंगे। हारिस ओनली ऑडिट पार्टनर था इस कंपनी का और वो फौत हो गया सितंबर 5 को। नो अदर ऑडिटर हैज येट बीन अपॉइंटेड बाय CPL। अब क्या होगा? कंपनी लॉ क्या बताता है अपॉइंटमेंट के बारे में? हम कहेंगे ये कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है और यहाँ कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे डायरेक्टर्स। कितने दिनों में करेंगे?
30 डेज में करेंगे, और जो आने वाला बंदा है तो कभी कभी बहुत मूड में बैठे हों तो एक सीधा सा आसान सवाल भी दे देते हैं। लेकिन देखिए ना, एक दो आसान सवाल गुजरे हैं तो अब शायद मूड उनका ख़राब होना शुरू हो गया हो। सलमान इज शेयर होल्डर ऑफ PL एंड वांट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर एज प्रपोज बाय बोर्ड। बोर्ड ने कहा ये पिछला वाला बड़ा अच्छा आदमी है, ये इस तरह करवाते हैं या फलाना से, और ये चाहता है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ नामजद करूं। इन लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट सलमान शुड फॉलो इन अबव सिचुएशन, ऑल्सो डिस्कस द रिक्वायरमेंट दैट PL शुड फॉलो। सलमान क्या करे और PL क्या करे? सलमान देखिए कि क्या वो इतनी पावर में है कि वो सजेस्ट कर सकता है। वो कितनी पावर होती है? खुद नहीं है तो दोस्तों को मिले, फिर कंपनी को अप्लाई करे, अप्लाई करने से पहले कॉन्सेंट ले ले, जमा करा दे। अब कंपनी क्या करे? कंपनी रिटायरिंग को बताए, अपॉर्चुनिटी दे, मीटिंग करवाए, यानी कि इन्होंने 5 नंबर के लिए आपसे वो पूरा प्रोसेस पूछ लिया। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं, कुछ सवाल देख के बड़े अजीब से लग रहे होते हैं। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट, एक चीज़ जो बीच में बार बार स्किप हो जाती थी। ये जो कॉस्ट अकाउंट्स हैं, इनका ऑडिट भी CA या CMA में से कोई भी कर सकता है। ये नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती। कॉस्ट अकाउंट्स कुछ कंपनियों को बनाने का कहा जाता है, और अगर वो बनाए और उनके ऊपर अगर ऑडिट वाजिब हो तो वो ऑडिट कौन करेगा? या CA करेगा या CMA कर लेगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो बीच बीच में से हमारी स्किप हो रही थी। लें जी, आगे सिनेरियो से शुरू हो गए, ख़तरनाक सी बातें नज़र आ रही हैं। नहीं, कॉस्ट अकाउंट्स अलग से, वो अलग एनेक्टमेंट में आता है, कंपनी लॉ उसको नहीं डील करता। कॉस्ट अकाउंट्स अगर ऑडिट करवाए जाएं तो इन दो में से कोई भी कर सकता है, और उसके लिए कंपनी की कैटेगरी ज़रूरी नहीं, बस कॉस्ट अकाउंट्स का जिक्र है। अब आगे सिनेरियोज़ हैं, ये सिनेरियो, बीच में सीधा सीधा सवाल भी है, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से ताकि मैं कह दूं कि इतने सारे पास पेपर हमने कर लिए। आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच SECP में अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी ऑफ ऑडिटर। 5 बातें आपको पता है, 5 याद है, 3 टेबल से निकलती हैं, एक अनविलिंग, ठीक, कोई पैगाम तो नहीं, ठीक है, मैंने कहा इंतज़ामिया का कोई पैगाम तो नहीं। चलते चलते कोई सीधा सवाल देख लेते हैं, शायद नज़र आ जाए कोई। हुए आप देख रहे हैं, ये external auditors are normally appointed by shareholders at AGM. State the exception to this rule. फर्स्ट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, फलाना, मतलब वो AGM के अलावा वाले जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब इसकी एक्सेप्शन में आती हैं। छा गए? रट्टे वाले सवाल पे तो आप फ़ौरन से मचल के बोलते हैं, ओए होए। ठीक है, ऐसा में देखने में तगड़ा लग रहा है ना, तो इसलिए ऐसा ना हो। ठीक है, इन्होंने वो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्म का प्रोसेस पूछा 8 नंबर का, लेकिन देखने में ज़रा सिनेरियो सा लग रहा है तो हम इसको तेज़ी से गुजार गए। कि आप देख रहे हैं एक सवाल में 3-3 पार्ट, 4-4 पार्ट, 2-2 पार्ट, 5-5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, 10 नंबर के लिए 5 पार्ट्स। जालिम चेक करें, 2-2 नंबर के लिए जो है ना, पढ़ ही लेते हैं वैसे, अचानक से आया। Due to note, relevant question relating to Companies Act, old companies ordinance have been slightly amended to fulfill the updated requirement। कुछ सवाल अभी इसमें से उड़े भी हैं, कुछ सवालों का अमेंड भी किया है, क्योंकि पीछे कंपनीज ऑर्डिनेंस में कुछ रूल्स होते थे, आई के अपने उस वक्त वो पूछा हुआ था तो वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, तो आपकी थोड़ी सी बचत हो गई है। जस्ट मतलब ये एक सवाल जिसमें 5 सिनेरियोज हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। फरूख एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड एन ऑफर टू बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी। The firm is indebted to company as it has not paid the last 2 months bill amounting to 4,860 रुपये। यूटिलिटी कंपनी है, 90 दिन के बिल अगर दिए हुए हैं, 90 दिन से ऊपर बिल नहीं दिए तो फिर आप मकरूज़ हैं, अदरवाइज अभी आप मकरूज़ नहीं। सवाल ये है कि अगर पेपर में कंपनी लॉ के सिनेरियो आए तो उसको सॉल्व कैसे करें। जवाब ये है कि वो जो हम कंपनी लॉ और बी लॉ में अप्रोच पढ़ते थे, टाइप 3 सवाल, कानून बताएं, सिचुएशन डिस्कस करें, एंड में नज़रिया बताएं। आप कहें कानून ये कहता है कि 90 दिन या उससे कम के अगर आपने बिल देने हैं यूटिलिटी कंपनी के तो आप मकरूज़ नहीं हैं। इन दिस केस हमने
2 महीने के बिल नहीं दिए हुए, अमाउंट तो इररिलेवेंट, अमाउंट तो कभी उन्होंने बताई नहीं, तो 2 महीने के, देयरफॉर हम ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। पार्ट बी, इसको पढ़ के जरा मुझे बताएं कि इसमें गड़बड़ क्या है। आफ्टर 100 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स ऑफ रहमान लिमिटेड डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर शाहिद एज द कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मिस्टर शाहिद वॉज एम्प्लॉयड बाय आरएल बिफोर ही स्टार्टेड हिज ओन प्रैक्टिस। 100 दिन वाली बात थोड़ी सी गलत है। 100 दिन के बाद तो पहला ऑडिटर अपॉइंट करने का डायरेक्टर्स का इख्तियार ही खत्म हो गया है, फिर कौन करेगा? एसईसीबी करेगा। एक गड़बड़ ये है, उसके अलावा मिस्टर शाहिद पहले आपके एम्प्लॉय थे, 3 साल का रूल है, तो अब क्या कहूँ, हम डिस्क्वालिफाइड या क्वालिफाइड? कैसे पता? सब जी नहीं, ये कैसे पता कि मिस्टर शाहिद पिछले 3 साल में थे या उससे पीछे थे? दोनों बता देंगे। अगर 3 साल पीछे था तो क्या है, और पिछले 3 साल में था, दोनों पॉइंट्स बता देंगे। भाई ने कुछ कहा जिसको मैंने इग्नोर कर दिया, बड़ी अच्छी बात की जी। क्या प्रॉब्लम है? कंपनी बनी 100 दिन पहले, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस कंपनी ने इस बंदे को एम्प्लॉय किया हुआ था तो उन्हीं 100 दिनों में किसी वक्त किया हुआ था। तब आप ये देखें कि सवाल ने आपको 3 साल वाली चीज़ इस तरह से दिमाग में डाली कि पीछे कहीं उन्होंने कह दिया था 100 दिन हुए हैं और कह दिया कि वो पहले हमारा एम्प्लॉय था। अब अगर आप पेपर में लिख दें कि ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये 3 साल से पहले एम्प्लॉय था या पिछले 3 साल में एम्प्लॉय है, तो वो कहेंगे कि बच्चे ने छोटा सा सिनेरियो भी ध्यान से नहीं पढ़ा। अब ये देखेंगे इन सवालों में वो इतना ज़्यादा आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ फजल लिमिटेड, तो ये 2 मसले हैं यहाँ पे, एक से ज़्यादा इश्यूज नजर आए, आप दोनों रिपोर्ट कर दें। डायरेक्टर्स ने अपॉइंटमेंट गलत की है और दूसरा वो प्रीवियस एम्प्लॉय है तो वो ऑडिट कर ही नहीं सकता। Director of Fazal Limited have decided to appoint Sayyid and Company Chartered Accountant external auditor of company. One of the partners' spouse hold 1000 shares in subsidiary of FL. बचत हो गई। पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, उसके स्पाउस ने की हुई है, और कंपनी में नहीं की हुई, उसकी सब्सिडरी में की हुई है, बचत हो गई? नहीं हुई, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी ऑटोमेटिकली एसोसिएट तो होते हैं। और अगर फर्ज करें सब्सिडरी में आप डिस्क्वालीफाइड है तो होल्डिंग में तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड। तो हमने शेयर होल्डर वाले में रूल में देखा था कि पर्सन, स्पाउस माइनस चिल्ड्रन, तो यहाँ पे भाई आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड। लेकिन इस पॉइंट में हमेशा बताना है कि रिलैक्सेशन है, आप डिस्क्वालीफाइड हैं, लेकिन अगर आप बता दें 90 दिन में डिस्पोज ऑफ कर दें तो बचत हो जाएगी। डायरेक्टर ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 4.5 million हैव अपॉइंटेड मिस्टर दाऊद टू एक्ट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मिस्टर दाऊद को ये अपॉइंट करना चाह रहे हैं कि आप आए हमारे ऑडिटर बने। मिस्टर दाऊद कौन है जी? मिस्टर दाऊद हैज़ बीन अवॉर्डेड अ डिप्लोमा इन IFRS। मिस्टर दाऊद एक बड़े बरगजीदा आदमी है, उनको डिप्लोमा मिला हुआ है IFRS में बाय इंस्टीट्यूट, और दिया भी हमारे मोहतरम इदारे ICAP ने है। एंड हैज़ कंप्लीटेड द मैंडेटरी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम लीडिंग फर्म ऑफ, एक बड़ी फर्म से ट्रेनिंग भी पूरी कर ली, ICAP से IFRS का डिप्लोमा भी पकड़ लिया। अब कंपनी कह रही है आके हमारा ऑडिट कर दो, हम कहेंगे CA हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑडिट कर सकता है। तो डिप्लोमे से आप नहीं बनेंगे, ICAP से ही बेशक डिप्लोमा कर लें, लेकिन जब आप ICAP के मेंबर होंगे और वो भी प्रैक्टिसिंग मेंबर होंगे तब आप ऑडिट कर सकते हैं। ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सारे के सारे डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ी ही बरगजीदा कंपनी है। The company has recently received an offer for appointment as external auditor of Masood Private Limited. Masood Private Limited ने कहा आप लोग इतने बरगजीद हैं, आ जाए हमारा ऑडिट कर दें। पेड अप कैपिटल भी उसका 1 million है, छोटी सी कंपनी है, कंपनी नहीं कर सकती, बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट नहीं हो सकती। आप तो छा गए, ना करें। फल फ्रूट वाला गुआवा, एक मिनट, ये फिर ऐसे करते हैं। गवर्न कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। फल फ्रूट, ये इस पूरे सवाल में बहुत सारे फल इस्तेमाल किए हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ गवर्न कंपनी मेंटेन देयर अकाउंट्स विद वोवाला बैंक एंड आर एंजॉइंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी फ्रॉम देम। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ड्यू फ्रॉम एनी पार्टनर इज 3,99,000।
आपकी फर्म एक बैंक का ऑडिट कर रही है, उस बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिए हुए आपके अक्सर पार्टनर्स को, किसी एक पार्टनर का सबसे बड़ा बैलेंस है 3,99,000, क्या आप अपॉइंट हो सकते हैं? सवाल ने क्या आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है? सवाल ने कहा है कि एक बंदे का हाईएस्ट बैलेंस 399 है और अक्सर पार्टनर्स के पास क्रेडिट कार्ड है। ये हमें नहीं पता लग रहा कि इन सब के मिला के जो बैलेंस है 1 मिलियन क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर अब यहाँ कहें कि 1 मिलियन अगर क्रॉस हो रहा है, यानी हम कहेंगे कि अगर इन सारे पार्टनर्स का मिला के 1 मिलियन क्रॉस हो रहा है तो फिर मसला है, अदरवाइज मसला नहीं है। अगर ये क्रेडिट कार्ड ना होता, सादा लोन होता, फिर हमें मसला नहीं था, क्योंकि बैंकिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। हमने कहा था क्रेडिट कार्ड एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे अगर टोटल बैलेंस हमने 1 मिलियन से ऊपर का देना होगा तो हम ऑडिट नहीं कर सकते, टोटल हमने 1 मिलियन से नीचे देना होगा तो हम ऑडिट कर सकते हैं। कौन सी? जी, गावन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी, ये वो कंपनी नहीं है, याद करें। ये कौन सा, इस कंपनी का क्या मतलब होता है? हमराही, दोस्त, रुफका, एसोसिएट्स, ये वो वाला कंपनी होता है। याद है हमने शुरू में बात की थी कि ये एंड कंपनी से कंफ्यूज नहीं होना हमने। जी, क्रेडिट कार्ड इशू करने, जी क्रेडिट कार्ड बैंक के अलावा भी हो, कोई इंस्टीट्यूट्स अगर इशू करना चाहें, कल को मेट्रो अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर दे कोई और, तो उन्होंने कहा कोई भी क्रेडिट कार्ड इशूअर, उन्होंने बैंक नहीं बोला वहाँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इशूअर जो भी होगा उसका 1 मिलियन से ऊपर अगर बैलेंस होगा तो गड़बड़ है। जी भाई, कौन सा? एंड कंपनी। अगर चलें, कंपनी लॉ याद है, पब्लिक कंपनी के नाम के एंड पे क्या लिखा आता था? लिमिटेड। प्राइवेट के एंड पे क्या लिखा होता है? गारंटी वाले के। इसके एंड पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। कंपनी की निशानी होती है, उसके एंड पे ये वाले वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड और इस तरह से। कोई कंपनी अपने नाम, कोई इदारा अपने नाम में अगर कंपनी लिख देता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी है। ये कंपनी सादा इंग्लिश ज़बान का वर्ड कंपनी है, जिसका मतलब होता है आपकी सोहबत। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक ऑडिट फर्म रजिस्टर कराऊं तो उसका नाम होगा आतिफ आब्दी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी आतिफ आब्दी और उसके रुफका, आतिफ आब्दी और उसके हमराही, आतिफ आब्दी और उसके दोस्त, ये वो कंपनी, ये कंपनी वो वाला है, साथ देने वाले। तो इस कंपनी को देख के आपने नहीं सोचना कि ये कंपनी लॉ वाली कोई कंपनी है, उनकी निशानियां तो हमें पता है। पार्ट बी, अगर मैं बात करूं कि आपके पूरे ऑडिट के पेपर में सबसे ज़्यादा टेक्निकल सिनेरियो अगर मुझे कोई लगता है तो ये वाला है, इसकी तरफ ज़रा एंड पे आते हैं। आप आज ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप पेपर में बैठे होते हैं तो उस वक्त इतने सारे रूल्स इकट्ठे जहन में लेके आना। अभी इन बाकी सिनेरियो को करके इसकी तरफ आते हैं। मिस्टर जही लीगल प्रैक्टिशनर हैं, उनको एक ऑफर रिसीव हुई है कि एक्सटर्नल ऑडिटर बन जाओ लीची प्राइवेट लिमिटेड का। लीची प्राइवेट लिमिटेड का पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से नीचे है, 1.5 मिलियन है, और 40% जो है वो एक लिस्टेड कंपनी के पास है। तो ये किसी लिस्टेड की सब्सिडरी नहीं है, पब्लिक की सब्सिडरी भी नहीं है, प्राइवेट है, पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से नीचे है, तो बस फिर लीगल प्रैक्टिशनर से करा ले ऑडिट। नहीं, सीएम, इसका मतलब है उस लेवल से नीचे भी सिर्फ सीएम में अलाउड है, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी 3 मिलियन से नीचे है तो बस कोई भी ऑडिट कर ले, उधर भी सिर्फ एक और क्वालिफिकेशन इजाजत है, सीएम में। Walnut and Company Chartered Accountant has received offer for appointment as external auditor of Wasim Private Limited in place of previous auditor who were removed before the completion of their term. एक कंपनी की तरफ से आपको ऑफर आई है, उनके ऑडिटर को टेन्योर पूरा होने से पहले निकाल दिया गया था। You may assume that WPL has completed all the legal formality before removing the previous auditor. आई आपको डर लगा, ऐसा ना हो कि ऑडिटर को रिमूव करने का प्रोसेस लिखना शुरू कर दें आप। उन्होंने कहा उसको रिमूव कर दिया है, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, अब कंपनी वाले आपसे कह रहे हैं कि आके ऑडिट करो, कोई मसला तो नहीं? वो कह ही नहीं सकते। SECP कहेगा अगर एक ऑडिटर को ड्यूरिंग टेन्योर निकाल दिया गया है तो फिर क्या SECP बीच में जाके ऑडिटर को ढूंढ के लेके आएगा? कौन ढूंढेगा? डायरेक्टर ढूंढेंगे, SECP के अप्रूवल। तो आप यहाँ बताएंगे कि जी कंपनी हमसे रब्ता ना करे, कंपनी के डायरेक्टर्स रब्ता करें, और डायरेक्टर्स SECP से पूछें, अगर SECP अलाउ करे तो फिर हम अपॉइंट हो सकते हैं, अदरवाइज हम अपॉइंट नहीं हो सकते। Mr. Sadiq has recently joined your firm as partner. He has served on the board of directors of Strawberry Limited until 30 जून 2009। 30 जून 2009 तक उन्होंने सर्व किया है एज गवर्नमेंट नॉमिनी।
In annual general meeting of SL held on 31 August 2011, a shareholder has proposed the name of your firm for appointment as external auditor for year ending 30 जून 2012। 30 जून 2009 तक वो हमारे डायरेक्टर थे, गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड डायरेक्टर थे, और 2012 के 30 जून का जो ऑडिट होना उसके लिए अपॉइंट करना चाह रहे हैं। अभी 3 साल नहीं गुजरे, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट तो एजीएम पे हो रही होगी, एजीएम यहाँ है। अब एजीएम पे 2 साल, मतलब एजीएम पे भी 3 साल पूरे नहीं हुए। अब सवाल ये कि जो गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर काउंट करें या ना करें। अभी थोड़े पहले मैंने आपको एक एक्सेप्शन एसोसिएटेड कंपनी की बताई है। मैंने ये एक दफ़ा भी नहीं कहा कि नॉमिनी डायरेक्टर को डायरेक्टर मत कहें, ये डायरेक्टर है। लेकिन अगर एक शख्स एक कंपनी में डायरेक्टर और दूसरी कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर है तो इन दोनों को एसोसिएट नहीं कहना। लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर बाहैसियत खुद एक डायरेक्टर तो है, तो वो जो रूल है कि डायरेक्टर ऑडिट नहीं कर सकता वो उसके ऊपर फॉल करेगा। प्रीवियस कौन सा? जी जी, सर अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी कह रही है तो डायरेक्टर भी कह रहे हैं इस बार। अब अगेन हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे ना, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट जब मेंबर्स भी कर रहे होते हैं तो राब्ता तो कंपनी की तरफ से होता है। तो हम ये क्लैरिफाई करेंगे हमारी अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर्स के थ्रू, डायरेक्टर्स अपॉइंट। सर हम क्वालिफाई तो करेंगे। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या हम क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। अगर पिछला रिमूव हुआ है और एससीसीपी की हमारे लिए अप्रूवल है तो हम क्वालिफाई करते हैं। हम ये भी बताएंगे कि एससीसीपी की अप्रूवल है। हाँ, तो वही बात है, हम कानून बता देंगे कि ये कानून है, अगर ये फॉलो हो गया है हमें कोई मसला नहीं। अब आते हैं उस खूबसूरत सवाल की तरफ। एप्रीकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ज़रा आप इस सवाल को पढ़ें, मैं इसको बोर्ड पे डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम से होने वाला सवाल है। इतने फल फ्रूट देख के वैसे ही बंदे को रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। खुबानी, तरबूज, पम्पकिन, सब कुछ। बड़ा मीठा फल निकाला है। हाँ जी, किसको ऑडिट होना है? बनाना नहीं। पेपर में ये जहन में रखना है, 3-4 तरह की कंपनियां लिखी नजर आ रही हो, पहले सब्जेक्ट मैटर ढूंढना है। हाँ, ऑडिट किसका होना है? बनाना लिमिटेड। उसको वो कर दें, ऐसे हाईलाइट कर दें कि इसके ऑडिट की बात हो रही है। ऐसा ना आप किसी और कंपनी से ताल्लुक पे लड़ते रहे और एंड पे कह दें उसको ऑडिट नहीं हो सकता। तो पूछो उन्होंने है बनाना लिमिटेड का। ऑडिट कर रहे हैं एप्रीकॉट एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ए एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्होंने ऑडिट करना है बनाना लिमिटेड का। फिर क्या हुआ? मिस्टर पम्पकिन नॉमिनी डायरेक्टर हैं बनाना लिमिटेड पे। बनाना लिमिटेड पे एक गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर हैं मिस्टर पम्पकिन। मिस्टर पम्पकिन ने क्या किया हुआ है? 25% शेयर्स हैं इनके पास वाटरमेलन लिमिटेड के। मिस्टर पम्पकिन के पास 25% शेयर्स हैं वाटरमेलन लिमिटेड के। और इस कंपनी की क्या खसूसियत है? स्पाउस ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो होल्ड शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। पार्टनर के स्पाउस की इन्वेस्टमेंट है वाटरमेलन लिमिटेड में। ऑडिट वाटरमेलन का होना है? नहीं। मैंने आपको बताया कि कई दफ़ा ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें 2-3 कंपनियां होंगी, आपका ताल्लुक किसी और से होगा, ऑडिट किसी और का होना होगा। तो पहले तो आपने ये देखना है कि जिससे आपका ताल्लुक है क्या आप उसको ऑडिट कर सकते हैं। फिर ये देखना है कि उसका उस कंपनी से क्या ताल्लुक है, और क्या वो ऐसा ताल्लुक है जो कंपनी लॉ ने कहा है कि फिर आप उसको ऑडिट भी नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर पार्टनर के स्पाउस ने शेयर्स खरीदे हुए एक कंपनी के लिए तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब इस कंपनी और बीएल का आपस में ताल्लुक है, मिस्टर पी कॉमन इंसान है, एक तरफ डायरेक्टर और एक तरफ 25% शेयर होल्डर। अब नॉमिनी डायरेक्टर वाली बात इसीलिए आप फौरन से मुझे बता रहे हैं कि अभी 20 मिनट पहले मैंने बताई। आपने कंपनी लॉ दिया वो बहुत पहले का,
पेपर में आप बैठे हुए हों, सिनेरियो आपके सामने हो, कंपनी लॉ की एक डेफिनेशन एसोसिएटेड कंपनी की एक एक्सेप्शन नॉमिनी डायरेक्टर की उस टाइम पे नहीं आती। यानी उस टाइम पे क्या हुआ होगा, बच्चों ने पहले पूरा सिनेरियो बनाया होगा, फिर देखा होगा अच्छा इसमें डिस्क्वालीफाइड है, फिर देखा होगा इसका उससे क्या ताल्लुक है, अच्छा ये बंदा वहाँ डायरेक्टर है, यहाँ 20% ज़्यादा शेयर रखता है, इसके कॉमन होने की वजह से ये और वो एसोसिएट हुए। फिर याद किया होगा एसोसिएट पे कौन से पॉइंट होते थे, तो वो 11 में से कोई एक पॉइंट एसोसिएट वाला था, वो शेयर्स वाला था, लो जी डिस्क्वालीफाइड। और एंड पे आई कैप एग्जामिनर कमेंट में हंस के कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर अगर आ जाए तो एसोसिएट का रिश्ता डेवलप नहीं होता। ये डायरेक्टर वहां जरूर है, लेकिन ये इन दोनों कंपनियों को आपस में जुड़वा नहीं सकता। अगर कहा जाता है कि बताओ मिस्टर पंपकिन ऑडिट कर सकते हैं, यानी हम कहते नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्टर है। तो इसका मतलब है आपने नॉमिनी डायरेक्टर देखते ही उसे नफरत से साइड पे नहीं फेंक देना। पीछे स्ट्रॉबेरी लिमिटेड कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर था, लेकिन वो खुद एज डायरेक्टर अपॉइंट होने की बात कर रहा था, ऑडिटर तो हमने कहा कि वो नहीं हो सकता। यहां पे इस बंदे की वजह से रिलेशन डेवलप हो रहा था, तो ये रिलेशन नहीं डेवलप हो सका। यानी कि ये एक थोड़े से नंबर के लिए आई कैप ने इतना ज़्यादा ट्विस्ट इसमें डाला था कि पहले तो बंदा घूमता रहे नामों में, फिर उसका बड़े मुश्किल से रिलेशन बनाए, और उसके बाद भी डेफिनेशन के अंदर की एक एक्सेप्शन अगर उसे याद है तो सही जवाब पे पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। एक सवाल फिर मुझे पास पेपर में बड़ा प्यारा लगता है, उस सवाल से ना लॉजिक हो जाती है कि आपको हर तरह की कंपनी का ट्रीटमेंट आता है। वो मेरी पसंद का एक सवाल, फिर आपकी पसंद का कोई एक आध सवाल कर लेंगे जी। जी 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 बिल्कुल फर्म डिस्क्वालीफाइड जी जी। देखिए असल में हम बात ही जब ऑडिटर के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो हम सिर्फ सीए या सीएमए फर्म ही की बात कर रहे हैं। उन्होंने शेयर लिए हुए, उनका मसला नहीं है, लेकिन अगर वो वहाँ पे ऑडिट करने आते हैं या वो उनके एम्प्लॉय रहे हैं तो फिर नहीं। मेरी पसंद का एक सवाल, देखने में बड़ा सीधा सा सवाल है, ये मुझे बड़ा प्यारा सवाल लगता है। इस एक सवाल से वो 10 नंबर के अंदर ना आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे होते हैं। 9 पुरानी किताब वालों के पास शायद नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो, 9 ही है बस। हाँ चूंकि पिछले अटेम्प्ट में सवाल नहीं आया तो दोनों में सेम हो गया। Dowd and Company Chartered Accountant has received an offer for appointment as auditor of Jamal Limited. Audit किसका होना है? Jamal Limited. Wife of Dowd is a shareholder and director in Royal Limited. वही पुराना मसला, ऑडिट किसी और का करना है और ताल्लुक किसी और के साथ है। तो ऑडिट किसका करना है? जमाल लिमिटेड। और ताल्लुक किस में? आरएल में। जमाल लिमिटेड का ऑडिट होना है। In accordance with the requirement of Companies Act, state whether and under what circumstances DC could accept the audit under each of the following situation. आपने बताना है कि क्या whether audit accept हो सकता है and under what circumstances आप audit accept कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल है कि ऑडिट हो सकता है, नहीं हो सकता तो सिरे से इनकार, और अगर हो सकता है तो क्या करना पड़ेगा जिससे आप वो कर लें। 3 अजम्पशन लिए उन्होंने, कहा इस सिचुएशन में बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। पहली सिचुएशन, जेएल और आरएल का एक रिश्ता बताया कि जेएल ने आरएल में 51% शेयर्स खरीदे हुए हैं, जेएल होल्डिंग बन गई उसकी। अच्छा, चूंकि हम शेयर होल्डर और डायरेक्टर, मतलब स्पाउस डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, 2 अलग अलग मसले हैं। डायरेक्टर होने की वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो गए और स्पाउस के शेयर होल्डर होने की वजह से भी, तो आरएल में तो हम बहुत जोर से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो अगर हम आरएल का ऑडिट नहीं कर सकते और जेएल सवाल ने बताया कि फर्ज करो कि उसकी होल्डिंग है, तो हम कहेंगे पहली सिचुएशन में अगर ये 51% शेयर होल्डिंग है तो ये होल्डिंग बन जाएगी। चूंकि हम एक कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते तो हम दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अच्छा, पार्ट बी क्या कहता है? जेएल इज एसोसिएटेड कंपनी ऑफ आरएल। उन्होंने कहा जेएल और आरएल का आपस में ताल्लुक एसोसिएट वाला है। मैं इसको ऑडिट नहीं कर सकता 2 वजह से कि स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर और शेयर होल्डिंग है यहाँ पे। तो आरएल का, अच्छा फर्ज करें मैं काम करता हूँ, शेयर होल्डर मिटा रहा हूँ,
स्पाउस ऑफ डायरेक्टर हैं आप आरएल में, आरएल का ऑडिट हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब पार्टनर का स्पाउस जो है अगर वहाँ डायरेक्टर है तो ऑडिट नहीं हो सकता। अच्छा, जब आरएल का ऑडिट नहीं हो सकता तो क्या, फर्ज करें नीचे वाली चीज़ मैंने गायब कर दी है, क्या उसकी एसोसिएट का भी नहीं हो सकता? हो सकता। 11 रूल्स में से 10 रूल्स ऐसे हैं जो एक कंपनी और उसकी होल्डिंग सब्सिडी में डिस्क्वालीफाई करते हैं, एसोसिएट में डिस्क्वालीफाई नहीं करते। मैंने फिलहाल शेयर्स गायब करके पूछा आपसे, अगर आप इधर डिस्क्वालीफाइड हैं और ये आपकी एसोसिएट है और ये डिस्क्वालीफाइड 10 में से किसी वजह से है, तो फिर इधर ऑडिट ना करने से इधर कोई नहीं रोक रहा आपको, आप ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त इत्तेफाक ऐसा है कि वो 11वां रूल आ गया, शेयर होल्डर। उस रूल की वजह से हम एसोसिएट का ऑडिट नहीं कर सकते। क्या हमेशा नहीं कर सकते? सवाल ने कहा था बताओ कोई तरीका है जिससे आप कर सको। अब हमें पता है शेयर्स वाले रूल में गुंजाइश होती है हमारे पास, अगर हम 90 दिन के अंदर अंदर शेयर्स बेच दें तो फिर हम ये ऑडिट कर सकते हैं। मजेदार काम हो गया। तीसरा, जेएल का एक डायरेक्टर 10% शेयर्स रखता है आरएल में। जेएल का एक डायरेक्टर ऐसा है जिसके आरएल में 10% शेयर्स हैं। अब तो एसोसिएट भी नहीं बने, तो अब ऑडिट कर सकते हैं, मसला ही कोई नहीं। अब इनके दरमियान ताल्लुक ही कोई नहीं। बात समझ आई? इसका मतलब है कि ज़्यादातर सवाल क्या करते हैं, एक कंपनी के साथ आपके प्रॉब्लम्स बताते हैं और एक और कंपनी का तस्करा कर देते हैं जिसका ऑडिट होना होता है। तो एक तो उन प्रॉब्लम्स को देख के समझना है कि मैं ऑडिटर बन सकता हूँ या नहीं, फिर उन दोनों का ताल्लुक समझना है और फिर अल्टीमेटली देखना है कि क्या उस ताल्लुक की वजह से इस कंपनी का मैं ऑडिट कर सकता नहीं। तो की पॉइंट जहन में रखना है कि एसोसिएट पे खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाना जब तक शेयर्स ना आ जाएं बीच में, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी में हमेशा डिस्क्वालीफाई मानना है अपने आप को। डन? टोटल कितने सवाल हैं ये? सिनेरियो ज़्यादा है, मतलब नंबरिंग 20 की है। चलें जी, 1 से 20 तक अपनी पसंद से कोई रैंडम नंबर बताएं ताकि आपको ना लगे कि मैं कोई साजिशें करता हूँ। ये भाई मुझे साजिश ही डिक्लेयर कर चुके हैं जी। आपने देख के बताया तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं। रैंडम सैंपल देख के वो करेंगे तो 22 सैंपल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सैंपल निकला जो हमने ऑलरेडी किया हुआ तो हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे। 4 ठीक है। इनको किसी बताया कि वो उस वक्त सर तीसरे तक गए थे और आगे से जम कर गए थे, कुछ गड़बड़ होगी। कहाँ हैं हम? लो जी, 6 नंबर का सवाल। वेल्दी बैंक लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर ईयर एंडिंग June 20. WBL has shortlisted following 3 audit firm for appointment as external auditor, has presented certain matter relating to each of them for your consideration. 3 फर्म शॉर्टलिस्ट की हैं। ये बैंक वाले चाहते हैं कि हम इससे ऑडिट करवाएं। ये 3 शॉर्टलिस्ट की हैं और उनके अंदर कुछ ना कुछ मसलों मसाइल हैं। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताना है कि इनमें से कोई फर्म अपॉइंट हो सकती है। इन अदर वर्ड्स हमने बताना है कि ये तीनों डिस्क्वालीफाइड हैं या क्वालिफाइड है। 3 अलग अलग फर्म्स हैं तो हमें इंडिपेंडेंटली देखना है। तो इसका मतलब है छोटे छोटे से 3 केस स्टडीज़ हैं। फर्म हैज़ रिसेंटली एडमिटेड अ न्यू पार्टनर। इस फर्म में एक नया पार्टनर अभी भी आया है। हु वर्कड एज CFO टिल June 2017 ऑफ नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ WBL। WBL की एक सब्सिडरी है, वहाँ पे ये CFO था जून 2017 तक। ईयर एंडिंग June 20 का ऑडिट होना है, तो अपॉइंटमेंट कब हो रही होगी? पीछे। तो जिस वक्त अपॉइंटमेंट हो रही होगी पिछले 3 साल में। अब ऑडिट हो किसका नहीं सकता? जिधर वो CFO था जी, यहाँ पे CFO था, ऑफिसर था, पिछले 3 साल में था। इस कंपनी का ऑडिट नहीं हो सकता जिसका नाम है नूर इंजीनियरिंग। अब इसका ऑडिट नहीं हो सकता तो इसका और दूसरी कंपनी का ताल्लुक क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी, डिस्क्वालीफाइड। बात समझ आई? ये जहन में रखना है
कि आप इस कंपनी में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, लेकिन इस कंपनी का दूसरी कंपनी से ताल्लुक क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी है, फौरन से डिस्क्वालीफाइड। एसोसिएट होता तो फिर ढूंढते कि शेयर्स वाला मामला तो नहीं, शेयर्स वाला मामला नहीं है तो सब ओके है। तो ये कहानी अभी तक तो सीधी सीधी मजे की लग रही है जी। अगर वो जो एसोसिएट की डेफिनेशन में थे उनके मुताबिक एसोसिएट बनता है तो वो डिस्क्वालीफाई। अगर हाँ, अगर एसोसिएट बनता होता तो फिर हम डिस्क्वालीफाई ना होते, क्योंकि एसोसिएट में आप डिस्क्वालीफाई शेयर्स की वजह से होते हैं, बाकी वजह से नहीं होता है। ये मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि आई कैप आपको जिस जगह घुमा सकता है वो ये है जी। देखें, पार्टनर का स्पाउस डायरेक्टर कहाँ था, यहाँ था, हम यहाँ डिस्क्वालीफाई हो चुके थे। अब सवाल ये कि क्या हम इधर भी डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसके लिए उन 3 सिनेरियो बताए थे। एक में ये होल्डिंग सब्सिडरी थे, हमने कहा हो गए। दूसरे में एसोसिएट थे तो डायरेक्टर वाला रूल तो साइड पे हो गया, शेयर्स वाला रूल था, हाँ हमने कहा इधर हो गए लेकिन 90 दिन की रिलैक्सेशन है। और तीसरे में ताल्लुक ही कोई नहीं बन रहा था तो आज़ाद। तो ये जहन में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जिस कंपनी का रिश्ता बताया जा रहा है शायद उसको ऑडिट नहीं करना हमने, तो ये जानना ज़रूरी है कि हम किस किस को ऑडिट कर रहे हैं और कहाँ हम डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो ये पहला वाला सिनेरियो समझ आया। दूसरा, वन ऑफ द पार्टनर, अब ये एक अलग फर्म है, पिछले को भूल जाए। वन ऑफ द पार्टनर इन फर्म हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम WBL ऑफ 5 मिलियन। द फर्म हैज़ इन्फॉर्म दैट पार्टनर वुड नॉट बी एबल टू रीपे द लोन टिल 2021। और फर्म ने ये भी बताया है कि जी बंदे पे कड़की चल रही है, वो 2021 तक लोन नहीं दे सकेगा वापस, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। बैंक है, बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब आप देख रहे हैं कि वो छोटी सी बीच में से लाइन पकड़ते हैं और वहाँ से सिचुएशन दे देते हैं। अब कितना सोचा होगा आपके लिए उन्होंने इस सवाल में कि किस तरह से वो करें। जैसे आप परसों भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एक बड़ा रंग बिरंगा सा सवाल मिलेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि वो सवाल बना के हमने मेहनत करके ना सारे रूल एक सवाल में डाल दिए होते हैं। तो अभी भी हम सवाल करेंगे तो घर जाके आपने पढ़ना तो कुछ होगा नहीं, आप मजीद सवाल करेंगे। मजीद सवाल के लिए आपके पास हैंड आउट होने चाहिए पास पेपर्स के। क्या आपको ऐसे कोई हैंड आउट मिले? क्या हमारे पास ऐसे कोई हैंड आउट है? क्या ये वाले भाई ने, ठीक है मिल जाएंगे। तो आपने बताया नहीं था कि आज हमें हैंड आउट चाहिए होंगे, ये वाले भाई। जी जी, इनमें से अक्सर के पास बुक्स हैं, तो मैंने कल तादाद भी बता दी थी इसलिए आपको कि कम 20-25 की तादाद में, ठीक है। तो ये एंड पे आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे। सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको, पास पेपर देंगे, आप उसमें टकरे मारते रहें और फिर आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और उसके बाद फिर आपको वीकेंड पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। वरना सॉल्यूशन मिल गया तो आपने टक्कर नहीं मारनी सवाल पे। आप सवाल को देखेंगे, फ़ौरन जवाब को देखेंगे, यही मैं भी सोच रहा था, ये दिमाग में यही बात आ रही थी। अब ये अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स वाली बात जो है ना, सॉल्यूशन पढ़ के अक्सर लोगों को पता लगनी थी, लेकिन अगर टक्कर मारते तो शायद जहन में आती। तीसरा, अच्छा इधर डिस्क्वालीफाई हो गए, इधर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। अगर क्रेडिट कार्ड होता, देखिए पहले ही आई कैप हमें तकलीफ दे रहा है, अब हम क्यों खुद ही से सोचें कि अगर इसके अंदर यूं होता और ऐसे होता वैसे होता। इतने सारे सिनेरियो हमारे पास और हैं, तो काफ़ी सारे अगर मगर कवर हो जाएंगे। तो जो सीधा सिनेरियो समझ आ गया उसको पेचीदा ना बनाए। अगर ये क्रेडिट कार्ड होता नंबर 1, नंबर 2 1 मिलियन से ऊपर होता तो एक्सेप्शन की वजह से हम उसको फारिग करते। इंतहाई मज़े की बात है कि इस पॉइंट में बड़ा शदीद डिसएग्रीमेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के अंदर, कि इस सेक्शन को पढ़ते हुए अक्सर लोग उसको यूँ इंटरप्रेट नहीं भी करते। तो इसलिए अपने आप को बिला वजह मत इतना ज़्यादा आगे उलझाएं, जो सीधा सीधा मामला वो तो खुश हो। Rashid Kareem and Company Chartered Accountant. Rashid, one of the partner in firm, has several commercial properties in Lahore. He has rented out 5 properties to WBL for its branch operations. इसका इनके साथ एक बिजनेस रिलेशन है और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के है। कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? बैंकिंग। तो अब अगर आप कहें कि इफ़ दिस इज़ कंसिडर कि ये उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है और उसने इनको इस तरह से प्रॉपर्टियां रेंट पे दी हुई हैं, तो इसका मतलब है इसका इनसे बाय द वे एक बिजनेस रिलेशन है। उस बिजनेस रिलेशन से ये भी डिस्क्वालीफाई हो गए, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उन्होंने कहा था बताओ इनमें से कोई क्वालिफाइड भी है, तो हम बड़े फ़ख्र से कहेंगे है, ये कर सकते हैं।
जी को कैसी बात? जाके पढ़े। अच्छा मेरी तरतीब अलग है, नहीं तो मैं आपसे कहता कि 8वां पॉइंट या 9वां पॉइंट पढ़ लें। याद है अगर ऑडिटर का बिजनेस रिलेशन हो बिजनेस से हटके, जो वो वाला पॉइंट है, उनका बिजनेस रिलेशन है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। अब अगेन बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लोन लेना देना, उस तरह का कोई ताल्लुक होता जैसे इसका था तो कोई मसला नहीं था, लेकिन हमने उनको रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, हमारा उनसे नॉर्मल बिजनेस से हट के एक बिजनेस रिलेशन है, तो वो अब हमें इन्फ्लुएंस करेगा। असल में राशिद पार्टनर है फर्म में, तो फर्म का मेन काम क्या है? ठीक। फिर मज़े की बात है कि हमने ये नहीं कहा था कि हम फर्म का ऑर्डिनरी बिजनेस देखेंगे, हमने कहा था जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं अगर आपके साथ उनके साथ कोई बिजनेस रिलेशन है, उनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हट के, उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? बैंकिंग। अगर उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है कि वो रेंट पे जगह लेके और आगे रेंट पे दे देते हैं, अब उनको रेंट पे दे देने से कोई मसला नहीं था, क्योंकि आपका उनसे बिजनेस रिलेशन है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ उनका बिजनेस। तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से ये वाला पॉइंट इस सिनेरियो में उन्होंने पूछा। रैंडम नंबर 1 से 20 तक 8। जी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं उधर से? क्या चीज? 9 का सी, 9 का सी इससे पिछला जेएल का एक डायरेक्टर था, उसके पास 10% शेयर थे आरएल में। आपको पता है कि अगर एक बंदे के पास 10% शेयर हो किसी कंपनी में तो फिर एसोसिएट वगैरह का रिश्ता नहीं बनता, और हमें दो ही रिश्ते समझ आते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। तो इसका मतलब है आरएल और जेएल का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बना, मैं आरएल में डिस्क्वालीफाई हो गया, और आरएल और जेएल दो इंडिपेंडेंट कंपनी हैं, तो अगर मैं एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हुआ हूं तो उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की हर कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं दूसरी कंपनी का तो ऑडिट कर सकता हूं। हाँ, ऊपर वाले सिनेरियो में ताल्लुक था एसोसिएट और होल्डिंग सब्सिडरी का, जिसकी वजह से मैं फंस गया था। क्लियर जी? रैंडम नंबर क्या जनरेट हुआ था आपने बताना था? 8। कितनी तरह से डिस्क्वालीफाई हो रहा है, इसका मतलब ऑडिटर तो कुछ भी नहीं करता होगा। असल में ये आपको केसेस ही वो दिखा रहे हैं जिनमें प्रॉब्लम थी, सादा वाली एग्जांपल तो नहीं दे रहे। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। ये देखें कंपनीज एक्ट का ये रेफरेंस दे रहे होते हैं मुसलसल, जैसे मैं आपसे कहा था ना कि कोड ऑफ एथिक्स होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से। बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज रिसीव एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ दाऊद लिमिटेड। Ghalib, a partner in Bilal and Company, holds 100,000 term finance certificate of DL. उसके पास DL के 1 लाख TFCs हैं। अब यहाँ पे अगेन ऑडिट एक मैच्योर पेपर है, वो समझता है कि आपको MFA, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और वो सब कुछ अच्छी तरह से पता होगा। क्या होता है टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट? लोन की किस्म होती है, आप पैसे दे देते हैं इन्हें, एक खास मुद्दत का सर्टिफिकेट होता है, मुद्दत पूरी होने पे आपको आपके पैसे और उसके ऊपर एक खास डिफाइंड इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो अगर एक बंदे ने इनका TFC खरीदा है तो टेक्निकली उसने इनसे लोन लिया या उसने इन्हें लोन दिया है? उसने इन्हें लोन दिया है, तो इसका मतलब है उसने TFC। अब यहाँ पे आप टेक्निकली थोड़ी सी पेचीदा बहस कर सकते हैं, कानूनी बहस। आप ये कहें कि अगर उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं है और इस बंदे ने हट के कोई काम किया है तो गलत है, लेकिन ज़्यादातर ये जो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काउंट होते हैं, लेकिन वर्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को कानून ने एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ आपके पास मार्जिन आ गया। आप कहें अगर ये TFC लेना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो फिर कोई मसला नहीं, हम अपॉइंट हो सकते हैं, और अगर ये TFC लेना उनसे बिजनेस रिलेशन है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो फिर हम अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ये जहन में रखना है कि लोन आपने लिया नहीं है, दिया है। तो लोन लेते तो फिर मसला होता। क्लियर? Zain and Company, firm of chartered accountant, received an offer for appointment as auditor of Haris Limited. इमरान अ पार्टनर इन Zain and Company चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारी ऑडिट फर्म में एक पार्टनर है, उसका नाम है इमरान। नाम बहुत सारे होते हैं इसलिए अंडरलाइन हाईलाइट कर लिया करें। ऑडिट किसका होना है? हारिस। हारिस लिमिटेड का ऑडिट होना है। हमारी फर्म का एक पार्टनर है, इज ऑल्सो अ पार्टनर इन प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। हमारा एक पार्टनर एक और जगह पे भी पार्टनर है, उसका नाम है प्योर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट। अ पार्टनरशिप फर्म विच ओन्स 100,000 शेयर्स इन HL।
हाँ जी, वो जिस पार्टनरशिप में है, उस पार्टनरशिप ने शेयर्स खरीदे हुए हैं। हमने कहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपने शेयर्स खरीदे हो, खुद के पास शेयर्स हो, स्पाउस के पास हो, माइनर चाइल्ड के पास हो, या जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के उनमें से किसी के पास हो, तो अगर आप एक फर्म में पार्टनर है और उस फर्म ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो टेक्निकली आपकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपकी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन ये पॉइंट हमेशा बताते हुए एकदम ब्रेक लगानी है, अगर बेच दें तो फिर कोई मसला नहीं। किस में नहीं, शेयर्स, सिर्फ शेयर्स वाले रूल में बेचना। मैंने आपको कहा था ये पॉइंट है ना, इसमें दो खास बातें हैं जो बाकी 10 में नहीं है। बाकी 10 के 10 में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो होल्डिंग सब्सिडरी में होते हैं, एसोसिएट में नहीं होते। बट शेयर्स वाले पॉइंट में आप एसोसिएट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एक खास बात। दूसरी खास बात, उन 10 पॉइंट्स में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो कोई गुंजाइश नहीं। क्या चीज़ नहीं, असल में जब यहाँ पे उन्होंने वो रिलैक्सेशन दी ही नहीं तो मैं कैसे वो ज़बरदस्ती रिलैक्सेशन ले आऊँ। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आप एक काम करें, अपॉइंटमेंट से पहले भेज दें। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप डिस्क्वालीफाइड हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। सिर्फ शेयर्स वाले पॉइंट में आपको 90 दिन की रिलैक्सेशन है। अब अगेन वही बात है कि यहाँ ICAP ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम यूज़ किया जो कि ज़्यादातर लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती। तो क्योंकि वो एज्यूम करता है कि आप सबसे एंड पे ये पेपर उठा रहे हैं, और पेपर जब आता है तो वो उस वक्त होता है, फॉर एग्जांपल आप FR2 भी साथ पढ़ रहे हैं लेकिन अभी उसमें कंसोलिडेशन नहीं पड़ी, बट ICAP का पेपर तो एंड पे आएगा। तो उनकी अजम्पशन होती है कि ऑडिट वाले बच्चों को पिछले 7 पेपर्स पता है। ये आपने जगह जगह देखा है कि ये अजम्पशन हमें नज़र आ रही है। कंपनी लॉ की एक्सेप्शन भी आपको पता होगी, फलाना चीज़ भी आपको पता होगी। रैंडम सवाल, वो वाले कॉर्नर वाले भाई, रैंडम नंबर बताएं। 15। लें जी, घबराए तो नहीं बैठे? चलें, इस सवाल को डिस्कस करने के बाद कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ते उन सवालों में। उन सवालों को आप देखें, टक्कर मारें, और कल के दिन भी बैकएंड पे टक्कर मारते रहें। कल हम कुछ आगे पढ़ना शुरू कर दें ताकि ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल खुश्क पढ़ते जा रहे हो। तो परसों तक आप पीछे से पढ़ के आए होंगे। परसों आपका आधा टेस्ट और आधा लेक्चर, और मंडे को पूरा टेस्ट। यानी कि सैटरडे को ऐसा हो कि थोड़ी सी एक सेमी प्रैक्टिस हो, एक ऐसा सिनेरियो जो हमने बनाया हुआ है, जो मेरा बड़ा दिल करता है कि बच्चों को सामने बिठा के उनसे करवाया जाए। तो लोग उससे 15-20 मिनट 25 मिनट लड़ते रहें, फिर उन्हें बताया जाए कि इसका क्या सोल्यूशन था। तो इस तरह से करेंगे कि परसों तक आपने कुछ पास पेपर जो किए होंगे उसमें जो आपकी दिक्कतें होंगी आप वो नोट करके आएंगे। पहले हम वो वाला प्यारा सवाल आपको देंगे, वो आप करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन बोर्ड पे होगा, और फिर आपकी जो इंडिविजुअल छोटी मोटी दिक्कतें बचे हुए पास पेपर में होंगी आप वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि सर हमें मौका नहीं मिला था, टाइम नहीं था, तैयारी नहीं थी, सैटरडे को टेस्ट था, फलाना मसला था। मंडे को एक तूफ़ानी सा टेस्ट कर लेंगे कंपनी लॉ का, ठीक है, ताकि ये पोर्शन कवर हो जाए। तो ऑडिट के अंदर दिस इज़ द मैक्सिमम लॉजिक जो वो दे देते हैं। ये सबसे लॉजिकल टॉपिक है हमारे पूरे सिलेबस का, इससे ऊपर का लॉजिक नहीं आती। असल में आप तो इतने मज़े से ये मज़े के मुंह बना रहे हैं कि आप पिछले 3-4 दिन से यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब 15 चैप्टर पढ़ के पेपर में किसी एक लाइन के अंदर की लाइन से सवाल आता है तो उस टाइम पे बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और ताज़ा हमने एक्सेप्शंस भी पढ़ ली, मैंने आपको वो दोहरा भी दी, तो इसलिए आपको वो चीज़ें भी क्लियर हैं। अदरवाइज़ ये पेपर में एक ट्रिकी सवाल होता है नॉर्मली। लें जी, इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, आपने कंपनी लॉ की रोशनी में बताना है। खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुड बैंक लिमिटेड। गुड बैंक का ऑडिट करना है किसने? खान एंड कंपनी। शाहिद इज अ पार्टनर इन खान एंड कंपनी, ही हैज ऑब्टेन्ड अ पर्सनल फाइनेंस ऑफ 4.5 लाख फ्रॉम GBL, ऑल्सो होल्ड क्रेडिट कार्ड जिसका बैलेंस है 1 लाख। क्रेडिट कार्ड लिमिट्स आउट नहीं हो रहा, ओके। और 4.5 लाख किससे लिया हुआ है? बैंक से। बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है? लोन लेना। इस सवाल का अगर पुराना सोल्यूशन आप वो करेंगे, ये पुराना सवाल है, तो इसका पास पेपर अगर ICAP का ओरिजिनल अगर आप सोल्यूशन निकाल के देखेंगे तो उस वक्त 1984 का कंपनी ऑर्डिनेंस होता था। उस वक्त ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली बात लोन में नहीं लिखी होती थी। तो अगर आपके हाथ किसी जगह पे कोई पुराना सवाल लगे तो वो रॉन्ग नंबर है। इसका अब सोल्यूशन, अगर हम अमेंडेड सोल्यूशन की बात करेंगे आज के हिसाब से, तो हम कहेंगे चूंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है,
तो ये ऑडिट कर सकता है। हाँ, अगर ये 1 मिलियन क्रॉस कर जाता फिर मसला होता में, इसने क्रॉस नहीं किया। Abid, partner in AFL and Company Chartered Accountant. AFL has accepted an offer for appointment of Saima Limited. Saima, the wife of Abid, owned 11% in SL. Saima Limited का ऑडिट होना है। साइमा आबिद की बीवी है और आबिद पार्टनर है AFL एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फर्म के एक पार्टनर की स्पाउस की कंपनी का ऑडिट, असल में साइमा लिमिटेड तो कंपनी का नाम है, लेकिन बेचारी साइमा के पास जो शेयर्स रह गए हैं वो 11% है। शी ऑल्सो वर्कड एज एसएल्स जनरल मैनेजर मार्केटिंग, वो ऊपर से उनकी मार्केटिंग मैनेजर भी है, छा गई है। साइमा डिस्पोज ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हर टू आबिद्स फादर विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट हुई तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसने अपने ससुर को वो शेयर्स बेच दिए, आबिद को नहीं, आबिद के अब्बा जी को शेयर्स बेच दिए। बट कंटिन्यूज टू रिमेन एम्प्लॉयड, लेकिन जो गलती की वो ये की कि वो एम्प्लॉयमेंट करती रही। अब बताएं कि क्या ऑडिट हो सकता है, सोच के बताएं। आबिद एम्प्लॉय नहीं है, आबिद की बीवी एम्प्लॉय है। हमने सिर्फ डायरेक्टर के स्पाउस को मना किया है, एम्प्लॉय के स्पाउस को तो नहीं मना किया। शेयर्स एक मसला था, स्पाउस के पास अगर शेयर्स हो तो ऑडिट नहीं हो सकता, उसको शेयर बेचने हैं। और उसने क्या आबिद को बेचे? नहीं। आबिद के माइनर चाइल्ड को बेचे? नहीं। आबिद के अब्बा जी को बेचे, जो कंफर्म मेजर हैं, माइनर नहीं होंगे। तो अब्बा जी को शेयर बेचने से मसला हल हो गया जी। शेयर चाहे एक भी हो, जब कानून ने परसेंटेज नहीं बताई तो एक भी शेयर। तो इसका मतलब है, आप समझ आई कि क्यों वो दादा पोते को, पोता भाई को, भाई खाला को, खाला मामा को, ये क्यों ट्रांसफ़र होते हैं। ये देखिए ना, अब ये ससुर को शेयर बेच के इजी हो गए, आराम से ऑडिट भी कर लिया, शेयर भी घर के घर में रहे, क्योंकि कानून को ससुर नज़र नहीं आया, कानून को वो बंदा नज़र आया, उसकी बीवी नज़र आई, उसके बच्चे नज़र आए। तो वो आबिद है तो अब्बा जान भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, वो आबिद सीए फर्म में है, तो हो सकता है कि ये इन्होंने अब्बा ने मशवरा दिया हो कि बेटा कंपनी लॉ में इस तरह से लिखा हुआ है तो मुझे बेच दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब्बा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कर सकता है। चलें जी, हमने कोई मेरे ख्याल में कोई 10 के करीब तो सवाल कर लिए। मैं वो छोटे छोटे सवालों से भी गिनती पूरी कर ली ना। 3 तो मैंने अपनी पसंद से आपको स्पेशल सवाल करवाए, वो 2 में तो 5-5 सिनेरियो नज़र आ रहे थे, वो एक तीसरा अपनी पसंद से, फिर को 3 आपकी पसंद से किए, और फिर जो थ्योरी वाले हैं वो बीच में कर लिए। तो अब आपको मौका मिलेगा, आज हमने कुछ नया भी नहीं पढ़ा, तो घर जाके जो बकाया सवाल हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास हैंड आउट होने चाहिए। पास पेपर के हैंड आउट पहुँच गए हैं जी, ये वहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप में से किसी के पास किताब नहीं है तो जाते हुए वो जो वहाँ वाली एंड पे कुर्सी है उस पे वो हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, उसमें पास पेपर्स हैं। तो जिसके पास किताब नहीं है वो उन पास पेपर को देख ले। तो आज पास पेपर्स को देख लें ताकि कल हम थोड़ा सा आगे पढ़ लें, मतलब मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो कि मतलब इस वीक में कुछ मज़ीद तो हो। तो कल इखलाकी बातें कर लेते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स के। इंशाल्लाह मिलते हैं।